हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में जो क्लास होने जा रही है, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है ये टॉपिक। इस टॉपिक को सभी जो भी प्रिपरेशन, जिस भी एग्जाम रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा मायने रखता है, आना चाहिए, क्योंकि इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा योगदान है। इसके जो इंटरनल फैक्ट हैं वैसे तो बहुत ज्यादा लंबे हैं, विस्तृत हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो उन चीजों को हमें हमारे माइंड करना जरूरी है, हमारे माइंड में बिठाना जरूरी है। इसी वजह से मैंने ये टॉपिक बनाया है। तो भारत शासन अधिनियम की बात कर रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 की बात है। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में आपको कुछ आवश्यक जानकारियां हैं जो मालूम होनी चाहिए। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको भारत शासन अधिनियम को स्टडी करना चाहिए, ताकि यह एक ऐसा संविधान का भाग है जिसने संविधान को एक मूल, कहने का मतलब है, एक ढांचागत संरचना प्रदान की है। इस वजह से यह टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में जब यह अधिनियम लाया गया था तो इसमें 321 अनुच्छेद थे। कितने? 321, 321 अनुच्छेद, और इसके अलावा 12 अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां थी। कितनी? 10 अनुसूचियां इसमें हुआ करती थी। अब आप कहेंगे कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां ऐड की गई है और वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हम पढ़ते हैं। लेकिन 10 अनुसूचियां और 321 अनुच्छेद ऑलरेडी भारत शासन अधिनियम में थे। बाद में ये 10 अनुसूचियों में से कटौती करके, इसमें मतलब इंप्लीमेंट करके 8 अनुसूचियां रह गई हैं और इनके नामों में भी चेंज किया गया है। तो इस वजह से ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या चेंजेस आए हैं? अब एक बात आप बता दीजिए कि जो शासन अधिनियम है भारत का 1935, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 321 अनुच्छेद है। तो इसमें देखो आप, जब ये 300 से ज्यादा अनुच्छेद, इसका दायरा यहां है इस अधिनियम का, तो यह एक अपना बहुत बड़ा रोल निभाता है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी वजह से इसे मिनी संविधान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कि भारतीय संविधान में मिनी संविधान की संज्ञा किसे दी गई है, वहां ऑप्शन आपको मिलेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935, 1919, तो ऐसे करके ऑप्शन मिल सकते हैं आपको, है ना। 1858, इसके अलावा जो मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है वो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसे ही बोला जाता है। तो उसको लेकर क्या इंप्लीमेंट किए गए, 1935 तक क्या चेंजेस आए और किस तरीके से ये शासन अधिनियम लागू हुआ, इन सब बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उन्हें समझ लेते हैं। इसके बारे में हम 11 बातें हैं जिन्हें आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात हम कर रहे हैं अखिल भारतीय संघ। अब ये अखिल भारतीय संघ, इस शासन अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ, यह संघ एक मात्र ऐसा संघ था जिसमें क्या है, 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे और देसी रियासतें थी। ये सब मिलकर के अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने वाली थी। लेकिन इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए कि ये है क्या। अखिल भारतीय संघ में क्या है कि 11 तो आपके ब्रिटिश प्रांत जो हैं, 6 चीफ कमिश्नरी एरियाज हैं, इसके अलावा जो आपके देसी रियासतें हैं, ये सब मिलकर के अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने वाली थी। लेकिन क्या है, देसी रियासतें इसमें मिल नहीं पाई, तो अखिल भारतीय संघ का जो स्थापना संबंधी घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र जारी ही नहीं किया जा सका, क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें इंक्लूड होने से, ऐड होने से इनकार कर दिया था। ठीक है, ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना का उद्देश्य भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू है।
अगली बात करते हैं प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन कह सकते हैं या प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता ये वर्ड काफी काम में लिया जाता है। जब हम शब्दावली डिस्कस करेंगे तो भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रांतीय स्वायत्तता क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता जब इसको इंप्लीमेंट किया गया 1935 में, ये शब्द आया तो इसके तहत क्या किया गया? द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। इसके तहत क्या है? द्वैध शासन का अंत किया गया। द्वैध शासन का अंत किया गया है। द्वैध शासन का अंत, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता के तहत द्वैध शासन का अंत किया गया और इसका उद्देश्य था कि एक स्वतंत्र और स्वशासित, एक स्वतंत्र एवं स्वशासित, एक स्वतंत्र एवं स्वशासित संवैधानिक आधारभूत एक ढांचा तैयार करना था, जो कि एक भारत में शासन का अधिनियम है उसके तहत ये स्वतंत्र एवं स्वशासित एक आधारभूत ढांचा देना चाहता था। इस वजह से प्रांतीय स्वायत्तता शब्द प्रचलन में आया, ठीक है। ये हम 1935 अधिनियम की बात कर रहे हैं जिसके तहत ये सारी चीजें हुई थी। फिर उसके बाद में इसी अधिनियम के तहत केंद्र में, ओनली केंद्र में, प्रांतों में नहीं, जो अखिल भारतीय हैं, उस जो जिनको बोलते हैं मतलब जो प्रांतीय हैं, संघीय हैं, उनके अंदर यानी केंद्र के अंदर क्या है कि द्वैध शासन की स्थापना इसी के तहत हुई। क्या? द्वैध शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी तक इसको विस्तृत नहीं बता रहा था, ये वजह थी और कुछ भी काम के नहीं है। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन का मतलब है कि इसी इंप्लीमेंट के तहत 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यह किया गया कि इसमें क्या है, 3 सूचियां पहले बनी थी। अब आप समझिएगा, जो आपकी अनुसूची 7 है जिसमें 3 सूचियों का वर्णन आपको देखने को मिलता है, वो सूचियां यहीं से हैं। परिसंघ सूची है, एक आपकी प्रांतीय सूची है, और पहले से ही नाम था उसका समवर्ती सूची, जिसे आप अच्छी तरह से परिचित हैं, समवर्ती सूची, ठीक है ना। तो ये 3 सूचियां पहले ही थी जो द्वैध शासन के तहत बनाई गई थी, जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया था। जो आज हम केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो डिस्कस करते हैं, वो इन्हीं के नाम है। परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, अभी नाम चेंज कर दिए गए हैं, समवर्ती सूची। परिसंघ सूची यानी केंद्र के लिए शक्तियां, प्रांतीय सूची यानी केंद्र का स्टेट का है, या जो प्रांत बने हुए हैं, अभी तो राज्य बन गए, पहले प्रांत हुआ करते थे, तो उन प्रांतों के लिए जो डिपार्टमेंट है या जो क्षेत्र हैं या उनके कार्यप्रणाली के जो क्षेत्र हैं, वो उनकी सूची। और समवर्ती सूची एक ऐसी सूची जिसके ऊपर मतलब विवादों का निपटारा करने के लिए अलग से तैयार की गई सूची थी, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों प्रशासन काम कर सकते हैं, दोनों अपना कानून बना सकते हैं। इस वजह से ये क्या है, बनाई गई थी। तो तीनों सूचियों का निर्माण भी केंद्र में द्वैध शासन 1935 के तहत किया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं चौथा, केंद्र में द्वैध शासन है, फिर एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत आती है, संघीय न्यायालय की स्थापना, ठीक है। उसके बाद में पांचवा है, इसके तहत मतलब क्या है, 2 न्यायाधीश बनाए गए और एक मतलब 3 न्यायाधीशों की एक टीम बनाई गई, जिसको संघीय न्यायालय की दर्जा दिया गया। कहने का मतलब एक केंद्र के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के टाइप में एक न्यायालय बनाया गया, ठीक है। तो ये संघीय न्यायालय की स्थापना भी अधिनियम 1935 के तहत की गई। इसके अलावा ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया, इसके अंदर ये सारी बातें क्लियर हो चुकी थी कि अब राजपाट जो भी रहेगा या जो ब्रिटिश शासन है उसकी सर्वोच्चता हो जाएगी। तो ये सर्वोच्चता का निर्धारण भी इसी ने किया था। हालांकि इससे पहले और भी अधिनियम है जिन्होंने इस चीज को बार बार वो किया, लेकिन पूरी तरीके से पूर्ण रूपेण जब इंप्लीमेंट सारे कंप्लीट हो गए, तो जब जाके ब्रिटिश संसद की जो सर्वोच्चता है कानून बनाने में, नियम बनाने के लिए, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, इन सबसे भी ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको रहेगा, ब्रिटिश संसद को रहेगा। ये 1935 कहता है। इसके अलावा आपका जो एक भारतीय परिसंघ का निर्माण किया गया था, भारतीय परिषद का निर्माण किया गया था। तो भारतीय परिषद का अंत भी किसमें किया गया, 1935 में इसको समाप्त कर दिया गया। भारतीय परिषद
को समाप्त कर दिया गया। और ये 1861 में जो भारत का एक अधिनियम आया था, शासन अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से, 1861 में उसका अंत कर दिया गया था। ये भारतीय परिषद है, ठीक है, इसका अंत भी 1935 के तहत कर दिया गया। इसके अलावा एक सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित भी कुछ कानूनों में फेरबदल की गई। अभी बताता हूं मैं आपको कि इंपॉर्टेंट क्यों है ये। इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में सुधार, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में सुधार हुआ, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में सुधार हुआ, जहां पर एक अलग अलग संप्रदायों के आधार पर निर्वाचन पद्धतियां पहले प्रचलित थी, उनके अंदर कई सारे इंप्लीमेंट किए गए। इसके अलावा बात करें हम भारत शासन अधिनियम 1935 में, कहीं पर भी इस चीज का वर्णन देखने को नहीं मिलता, इसमें प्रस्तावना इस टाइम पर नहीं थी, ठीक है। ये चीज बाद में नेहरू जी के द्वारा जो अपना उद्देश्य प्रस्ताव है उसके तहत स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखना है कि इसमें प्रस्तावना का ऐड नहीं था। कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, इस वजह से इसे हमने हाईलाइट किया है। बात करते हैं आगे, इसके तहत क्या है कि जो हमारा भारत के साथ में ही, पहले भारत में ही साझा था, कहने का मतलब जो बर्मा देश है, बर्मा देश, तो ये बर्मा देश है, इसे अलग कर दिया गया था। अब आप बताइए ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। यानी बर्मा को अलग कर दिया गया, भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया और एक अलग देश बना दिया गया। और इसके बाद में हम बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम के तहत ही बर्मा को अलग किया गया। और इसके अलावा इस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? आरबीआई की स्थापना की गई थी। और इसके अलावा मताधिकार को लेकर के कई इंप्लीमेंट किए गए, और इंप्लीमेंट करने के साथ में 10% जनसंख्या को मताधिकार दे दिया, वोट देने का अधिकार दे दिया था। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लाइन और है, भारत शासन अधिनियम 1919, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, जिसे हम बोलते हैं मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। तो इसके तहत क्या किया गया था पता है? सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग देने का जो अधिकार है, महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार, ये इसी अधिनियम के तहत दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने आपको बता दिया है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, इन चीजों को एक बार नजर में निकालना जरूरी है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो एग्जाम के अंदर, इसी वजह से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।